गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को आज हम इंट्रोडक्शन क्लास और कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आप सभी बच्चे आराम से अच्छे से पढ़िए और जहाँ भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत आए तो आप आसानी से हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना। और बस अपने मेहनत को आगे अच्छा कीजिए। और एक अच्छा अभी समय आप लोगों को मिला है, ये लॉकडाउन एक अवसर समझिए इसको, और इस अवसर को कैचअप कीजिए और आराम से अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये लॉकडाउन का जो अवसर है कि नहीं कि हमको लॉकडाउन लग गया है, हम कैसे पढ़ाई करें, यह आपके पास अच्छा अवसर है कि आपको सर के माध्यम से, ग्लोरियस टीचिंग सेंटर के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लास की सुविधा मिल रही है। इस ऑनलाइन क्लास की सुविधा का आपको लाभ उठाइए और आप आराम से अच्छे ढंग से आप पढ़ाई कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आप सभी को हम बेसिक केमिस्ट्री में आपको कुछ बातें बताएंगे आज के क्लास में। ठीक है, और कल के क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि हमने पढ़ा था साइंस क्या होता है। तो साइंस के बारे में मैंने साइंस के पूरे ब्रांच के बारे में आपको बताया था। साइंस क्या होता है वो मैंने आपको क्या बताया था कि साइंस में हम लोग क्या करते हैं, रियल एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस पर हमारा क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, और साइंस के ब्रांच में हम लोग चलते चलते साइंस का 3 ब्रांच बताए थे आपको, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और एब्स्ट्रैक्ट साइंस। नेचुरल साइंस को 2 भागों में बांटे थे, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री बोले थे कि केमिस्ट्री होता क्या है, तो हम बताए थे कि केमिस्ट्री साइंस का यानी विज्ञान का वैसा ब्रांच है जहाँ पे हम केमिकल का स्टडी करते हैं, केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और उस केमिकल कंपाउंड या केमिकल रिएक्शन में जो सबसे मेरा छोटा पार्ट है वो है एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो कहता है कि विज्ञान का वैसा ब्रांच जहाँ पे हम एटम, मॉलिक्यूल और आयन का स्टडी करेंगे उसे क्या कहेंगे, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री कहेंगे। फादर ऑफ केमिस्ट्री लैवॉयजर को कहते हैं। जबकि केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या बताए थे कि आप एटम से संबंधित जो भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे और पदार्थों के अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, पदार्थों के नेचर के बारे में जानेंगे, ये 2 चीज़ों के बारे में हम जहाँ पढ़ेंगे उसे हम कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। यानी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें, एटम के बीच बॉन्डिंग के बारे में पढ़ें, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ें, उसके एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, होने वाले अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के बीच में होने वाले अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे वो क्लास कहलाएगा, वो केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट कहलाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगा। आ रहा है मेरा बात समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन शास्त्र, इतना बात को समझ लेना। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, मैं जब कहूँगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शब्दों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे सभी बच्चे। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं वो भी बच्चे को भी हम लेके चल रहे हैं, वो बच्चे को हम पुरानी चीज़ें भी बता रहे हैं। ठीक है, 3 पार्ट में हमारा केमिस्ट्री होता है भाई। ये मेरा केमिस्ट्री है और ये केमिस्ट्री 3 भागों में बटा हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री और एक केमिस्ट्री मेरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एक केमिस्ट्री मेरा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, मैंने इसका हिंदी लिखा था भौतिकी रसायन शास्त्र, भौतिकी रसायन शास्त्र। इसका लिखा था मैंने अकार्बनिक शास्त्र, और इसका लिखा था मैंने कार्बनिक रसायन शास्त्र। तो अब हम इसको कैसे हम डील करेंगे समझिएगा, टर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा कि भौतिकी रसायन शास्त्र क्या हमने कहा था। हमने कहा था परमाणु से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम फिर से बता रहे हैं, ठीक है, परमाणु के संरचना के बारे में,
बंधन के बारे में, अभिक्रिया के बारे में। ठीक है। दूसरा बात है पदार्थ के क्या चीज़ के बारे में बोले थे, तो पदार्थ के ऊर्जाओं के बारे में और अवस्था के बारे में। अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस के बारे में। अगर हम इन इतने चीज़ों के बारे में जहाँ स्टडी करेंगे तो वो आपका कहलाएगा भौतिकी रसायन शास्त्र। मेरा बात हम समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। आपको हम पूरा आप लोगों को बता रहे हैं तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक क्या क्या हमको पढ़ेंगे। तो देखो एक एक करके बता रहे हैं हमको। बनाने की विधि, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। इतना बात एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तत्व का आवर्त सारणी में स्थान, आवर्त सारणी में स्थान। दूसरा पढ़ेंगे धातु कर्म। बस एक लिख लेता हूँ, उसको मैं फिर से अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगा। कार्बनिक रसायन शास्त्र में क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। और प्लस पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। जैसे कि हमारा हो गया CH3 Cl, CH3 OH, है ना, HCOOH। इन सभी चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ेंगे वो आपका कहलाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन शास्त्र। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने क्या लिखा बेटा, परमाणु के संरचनाओं के बारे में, परमाणु के बीच होने वाले बंधन के बारे में, अभिक्रियाओं के बारे में जो पढ़ेंगे, पदार्थों के ऊर्जाओं के बारे में यानी उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है उस एनर्जी से संबंधित जानकारी अगर हमको कहीं लेना हो, ठीक है, उसकी अवस्थाओं से संबंधित जितनी सारी हम बातें करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, भौतिकी रसायन शास्त्र। मेरा बात समझ में आ रहा है। जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे जहाँ आपको इससे संबंधित कोई जानकारी मिलेगी तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या उसके बाद एक बात और, इसके द्रव्यमान से संबंधित भी जितनी जानकारी पढ़ेंगे, द्रव्यमान, ठीक है, संख्या, मोल, ये सभी चीज़ जहाँ पढ़ेंगे तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, भौतिकी रसायन शास्त्र कहलाएगा। आ रहा है मेरा बात समझ में? पूरा बात आपको बता देते हैं। अकार्बनिक रसायन शास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे, तत्व और यौगिक, चाहे तो हम तत्व हो चाहे कोई यौगिक हो, उसके बनाने की विधि के बारे में, उसके भौतिक गुण के बारे में, उसके रासायनिक गुण के बारे में और उसके उपयोग के बारे में जहाँ हम पढ़ेंगे वो कहलाएगा अकार्बनिक रसायन शास्त्र। मेरा बात एकदम माइंड में फिट हो रहा है। तत्व के बारे में मैंने बात कहा, उसके भी आवर्त सारणी में स्थान के बारे में, उसकी आवर्त सारणी के बारे में जितनी बातें करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, अकार्बनिक रसायन शास्त्र। और लास्ट में मैंने धातु कर्म, जिस जमीन के अंदर से जो हम धातु प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं धातु कर्म। जो एस्क से हम लोग जो हम धातु प्राप्त करते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं धातु कर्म। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कहाँ, अकार्बनिक रसायन शास्त्र। इतनी चीज़ों के बारे में अगर कोई आपको बता रहा है, केमिस्ट्री का कोई अगर सेक्शन आपको इतना इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसे हम क्या नाम देंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देंगे। कार्बनिक रसायन शास्त्र हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। हम सिंपली कार्बन के बारे में अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो कार्बन क्या है, हमारा तत्व है, तो कहाँ पढ़ेंगे हम, अकार्बनिक रसायन शास्त्र। हम सिंपली हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी हमारा हो गया अकार्बनिक रसायन शास्त्र। ठीक है,
अगर हम दोनों को कंबाइंड वे में पढ़ेंगे, दोनों को कंबाइंड वे में पढ़ेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन को साथ में रख के पढ़ेंगे तो नाम होगा हाइड्रोकार्बन। कहाँ पढ़ेंगे? कार्बनिक रसायन शास्त्र, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और हाइड्रोकार्बन के बीच में यानी इससे जो कंपाउंड बनाने के लिए सोचेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। इस तरह से इतनी बातें हम आपको कल के क्लास में बताते हैं। जो बच्चे आज भी आए होंगे, मेरे ख्याल से उन सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि केमिस्ट्री के जो 3 ब्रांच होता है, वो 3 ब्रांच कौन कौन चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, कहाँ हम चैप्टर पढ़ेंगे, तो हमको ये चीज़ देखने को मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसी में आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ हेडिंग दे रहा हूँ, पहले एक चीज़ बता देता हूँ तब आप लोगों को एक चीज़ स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ आपके, देखिए अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। अब बोला अक्रिय गैस सर क्यों लिख रहे हैं? कुछ बातें हैं जो आपको हम बताएंगे, फ़ायदा देगा। मैं आगे यहाँ पे अक्रिय गैस जो हो वो मैं लिख रहा हूँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, आपके पास टोटल अप्रिय गैस कितने हैं? यही 6 हैं। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडन है। पूरी केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें, पूरी केमिस्ट्री की जो लड़ाई है, जो कंपटीशन है, कंपटीशन फैक्टर जो है वो है आपका अक्रिय गैस। जितना भी हमारा जो तत्व है, जितने भी हम इसके अलावे जो हम तत्व देखते हैं, तो अलावा आपके पास क्या कौन कौन तत्व आपको मिलेगा? कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, जितना भी आपको तत्व दिखेगा वो सभी तत्व जो है उसका जो बिहेवियर है, जो अपना बिहेवियर है वो अक्रिय गैस की तरह वो करना चाहता है। पहला बात। दूसरी बात समझिए, अक्रिय गैस के पास क्या क्या चीज़ है वो पहले समझिए। तो आपको अक्रिय गैस मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ चीज़ लिखना बेटा। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 2 और इन सभी के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होता है। ठीक है, 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बोलते हैं हम लोग ब्रैकेट में बेटा संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अब अक्रिय गैस की 72 कक्षा में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है, इससे हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है ये पहले जानेंगे। अगर आपके पास अक्रिय गैस के पास अगर उसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहला बात है कि आपस में ना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन का ये ग्रहण करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन का ये साझा करेगा। कभी अक्रिय गैस में यह 3 प्रक्रिया होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पास 72 कक्षा में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसी से इंस्पायर्ड है बाकी का तत्व। बाकी का जो द्रव्य तत्व है वो अपने 72 कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। क्लियर है? यानी अब यहां से मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं आपके सामने। यह इलेक्ट्रॉन का त्याग
ग्रहण एवं साझा नहीं करेगा। यह इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण एवं साझा नहीं करेगा। यह एक अस्थाई तत्व है, यह अस्थाई परमाणु है। यह एक अस्थाई परमाणु है। यह एक अस्थाई परमाणु है। यह एक अस्थाई परमाणु है। यह इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण एवं साझा नहीं करेगा। यह एक अस्थाई परमाणु है। और एक बात और बेटा, इसकी संयोजकता शून्य होती है। इसकी संयोजकता शून्य होती है। शून्य होती है। मेरा ये बात आप जहन में रखिएगा। क्या क्या मैंने बोला? यह इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण एवं साझा नहीं करता है। यह एक अस्थाई परमाणु है। इसकी संयोजकता शून्य होती है। बाकी परमाणु अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण एवं साझा करते हैं। मैंने क्या लिखा बेटा, समझो पहले। ये अक्रिय गैस कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडियम। बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है इलेक्ट्रॉन? 8। क्लियर है? ये जो आपको अक्रिय गैस दिख रहा है, यह इलेक्ट्रॉन का न त्याग करता है, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण एवं साझा नहीं करेगा। यह एक अस्थाई परमाणु है। ये कैसा परमाणु है? बिल्कुल अस्थाई परमाणु है। इसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। यह बंधन निर्माण नहीं करेगा। इसकी संयोजकता कितनी होती है? शून्य होती है। हीलियम की अगर कोई पूछे कि हीलियम की संयोजकता कितनी होती है, तो शून्य होती है। कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का न त्याग करता है न ग्रहण करता है। इसी का आवेश क्या होता है? शून्य होता है। बाकी परमाणु जो इसको छोड़ के जो आपके आवर्त सारणी में जो परमाणु दिखता है आपका, बाकी परमाणु अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण एवं साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन का बाकी हम बात को मेरा याद रखना, बाकी परमाणु क्या करेंगे? पूरी संरचना किसके जैसा करना चाहेंगे? अक्रिय गैस जैसा संरचना प्राप्त करेंगे। मेरे बात समझ आया होगा आप लोगों को? ठीक है, हम इसको साफ करते हैं। अब आपको क्या पढ़ाना है वो हम बात करेंगे अभी जस्ट। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाँ तो हेडिंग दीजिएगा आप लोग परमाणु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटम। पहले ये समझो कि आपके पास परमाणु जो होता है, पहला पॉइंट्स लिखेगा, यह तत्व का सबसे छोटा कण है, यानी दैट इज, इंग्लिश में लिखेंगे इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट।
ठीक है। यह तत्व का सबसे छोटा कण है। कौन? परमाणु। एक तत्व में जो छोटे छोटे आपको कण मिलेंगे वो किसके मिलेंगे? परमाणु। क्लियर है? दूसरी बात है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो लिखेंगे इसके बारे में, कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन free state. It cannot exist in free state. यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। It participate in chemical reaction. It participate in a chemical reaction. ठीक है, पहले बात समझिएगा अब थोड़ा। एक यहाँ से देखिएगा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। एक परमाणु जो हमने देखा स्थायी परमाणु थे और कुछ परमाणु जो है वो अस्थायी परमाणु है। ठीक है, टोटल आपके पास तत्व की संख्या 118 है। उसमें अस्थायी परमाणु की संख्या 7 है, तो बाकी बचा अस्थायी परमाणु कितना है? 111 है। याद रखना, समझो। जितने भी हमको परमाणु दिखे थे, हमने क्या कहा था अभी जस्ट आपसे कि अक्रिय गैस के पास क्या है ना, अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन लेता है, ना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ना इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? साझा करेगा। उसकी संयोजकता शून्य होती है। लेकिन बाकी के जितने भी परमाणु हैं वो क्या करता है? वो अक्रिय गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है, ग्रहण भी करता है और इलेक्ट्रॉन का साझा भी करता है। मैंने कहा था ये बात अभी जस्ट आप लोगों को। तो बाकी का परमाणु जो दिखेगा आपके पास, टोटल तत्व कितना है? 118 है। तत्व कितना है? 118 है। उसमें से 7 परमाणु जो है उसको कोई मतलब नहीं है, वो ना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। वो 7 परमाणु कौन सा है पता है आपको? वो अक्रिय गैस है। वो 7 परमाणु क्या है? क्या है आपका? अक्रिय गैस। जबकि अस्थायी परमाणु में आपको आ गया सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, है ना, पोटेशियम, ये सभी आपको क्या है? अस्थायी परमाणु है। यह परमाणु में यह तत्व का सबसे छोटा कण है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने का अर्थ क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने का अर्थ है कि यह इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और इलेक्ट्रॉन का साझा। ठीक है, आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो चार्ज कैसा आता है? प्लस, ग्रहण होगा तो चार्ज माइनस। यहाँ नो पॉजिटिव ऑब्लिक नो निगेटिव, ना ही पॉजिटिव आएगा ना ही निगेटिव आएगा। चलिए देखिए, तो अस्थायी परमाणु सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, एटी, क्लियर? ये अस्थायी परमाणु है। तो अब आपको परमाणु समझ में आया क्या होगा? परमाणु किसे कहेंगे? जो तत्व का सबसे छोटा कण होगा, स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला नहीं है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। क्यों नहीं रहता है? सवाल उठता है कि परमाणु क्यों स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है?
आपके पास जवाब होगा, क्योंकि इसकी संरचना अक्रिय गैस के जैसे नहीं है। अभी मैंने कहा अस्थाई परमाणु, देखो बेटा ये पूरा यहाँ से हम आपको एक और लाइन करते हैं और समझिएगा। ये अस्थाई परमाणु जो है परमाणु अपने आप का यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स का किस में चेंज करना चाहेगा? अस्थाई परमाणु में। कैसे चेंज करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और इलेक्ट्रॉन का साझा। अगर ये अस्थाई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो किस में चेंज हो जाएगा? ये अस्थाई परमाणु में चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल से तब बात आपको समझ में आ गया होगा। परमाणु क्या होता है? तो परमाणु एक तत्व का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, परमाणु हम कौन से परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा? तो अस्थाई परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। तब बात लिखिए, हम फिर आगे आपको बताते हैं। साफ कर रहे हैं। क्या सभी परमाणु क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सभी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं? क्या सभी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं? उत्तर दीजिएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अस्थाई परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि यहां से लिखिएगा फिर अस्थाई परमाणु के 72 कक्षा में अस्थाई परमाणु के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अस्थाई परमाणु के 72 कक्षा में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसी कारण क्या करता है ये अस्थाई परमाणु जो है अपने आप को अस्थाई परमाणु जिसके 72 कक्षा में क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वहाँ पे क्या करना है? ये करना चाहेगा। मेरा बात पूरा तरह से आपको समझ में आ गया होगा। परमाणु क्या होता है, कौन सा परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, क्यों परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है? क्योंकि उसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मेरा बात इतना समझ आया होगा आपको? चलिए अब हम कैसे करेंगे उसको समझते हैं। इतना साफ कर देते हैं। चलिए अब यहाँ से मेरा दूसरा टर्म जो है वो समझिएगा आप अच्छे से। एक परमाणु को यहाँ तक
लाने में, यानी अस्थाई परमाणु को स्थायी परमाणु बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा, इसे ही हम लोग बोलते हैं आयन का बनना। इसे क्या कहते हैं, आयन का बनना। ठीक है, हम अभी साझा वाला शब्द को थोड़ा सा हम रहने देते हैं, क्योंकि ये बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अभी इतने बात दो बातें रखिएगा। ठीक है, एक तो हम लोग क्या करेंगे, अस्थायी परमाणु से अस्थायी परमाणु लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे। ये दोनों चीज़ें हमारा सामूहिक रूप से क्या करेगा, आयन का बनना। आयन किसको बोलते हैं, तो जब किसी भी एलिमेंट पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा, अस्थायी से अस्थायी जाने के लिए हम क्या करेंगे, आयन का निर्माण करेंगे, आयन का निर्माण करेंगे। तो हेडिंग मेरा यहाँ से होगा दूसरा, आयन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आयन क्या होता है समझिएगा। किसी भी परमाणु या परमाणु के समूह पर जो विद्युत आवेश जहाँ पे लिखेंगे तो आप लिख देंगे क्या विद्युत आवेश होता है, तो विद्युत आवेश का मतलब हो गया पॉजिटिव ऑब्लिक निगेटिव। विद्युत आवेश किसी भी परमाणु समूह पर जो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है उसे आयन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड particles on atom oblique group of atom is known as ion. Electrically charged particle on atom or group of atom is known as ion. कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि सोडियम पर एक प्लस चार्ज होता है कि नहीं होता है, प्लस चार्ज होता है। कैल्शियम पर 2 प्लस चार्ज होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आयन कहते हैं, यानी हिंदी में इसको आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आवेश। ठीक है, या फिर आप इस तरह का भी आवेश देखते होंगे, SO4 पे 2 माइनस है ना, CO3 पे 2 माइनस। तो अगर एक बात ये समझ लो बेटा, समझना अच्छे से, एक तरफ मैंने सोडियम लिखा है ना, ये सोडियम परिवर्तित हुआ Na प्लस में, समझना अच्छे से। ये सोडियम ने क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर ही चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। बात याद रखना, समझना अच्छे से। तो जाहिर सी बात है ये सोडियम पहले क्या रहा होगा, ये सोडियम क्या रहा होगा पहले से, अस्थायी
परमाणु। अस्थाई परमाणु किसे बोलेंगे? जिसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये जाके हो गया Na+, ये बन गया जाके अस्थाई परमाणु। और इसके 72 कक्षा में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन। और Na+ है क्या? आपका आयन है। तो एक बात यहाँ से सुन के रखिएगा आराम से, ठीक है? एक बात आप लिखिएगा, एकदम बात को एकदम पॉइंट से याद रखिएगा। आयन इक्वल टू बहत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू अस्थाई परमाणु। क्लियर है? जो भी हमारा आयन होगा उसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और वो बिल्कुल किसके जैसा होगा? अस्थाई परमाणु के जैसा होगा। तो अगर हम कोई भी अस्थाई परमाणु जब वो आयन का निर्माण कर देता है, तो वो उसके पास उसके संरचना जो होती है वो पूरी तरह किसके तरह होती है? अस्थाई परमाणु की तरह। मेरा बात समझ में आ रहा होगा शायद आप लोगों को, कि कोई भी जब अस्थाई परमाणु होती है और जब उसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से मैं एक लाइन यहाँ से हटा रहा हूँ, तो 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाने का मेरा माध्यम जो है बेटा वो क्या है? माध्यम। मैं एकदम बिल्कुल हिंदी में आपके सामने लिख रहा हूँ। माध्यम क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, और ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन का साझा। ठीक है? क्लियर है? तो आयन पर जब बनाएंगे तो मेरे 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, वो किसके जैसा होगा? अस्थाई परमाणु का होगा। माध्यम क्या है? 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाने का माध्यम क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण और साझा। इतना बात मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आयन समझ में आ गया, यानी जब भी कोई हम आयन बनाएं तो वो करने का मतलब पूरी तरह से अस्थाई है। वो आयन क्या है? उसका संरचना अस्थाई परमाणु के जैसा है। उसकी संरचना किसके जैसा है? अस्थाई परमाणु के जैसा है। उसके 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। मेरे ख्याल से इतना बात समझ में आ गया होगा। अब हेडिंग दे रहा आयन के प्रकार। आयन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है? आयन के प्रकार। तो अभी हमने आपसे कहा कि एगो आयन में एगो प्लस होता है, एगो माइनस होता है। तो प्लस वाले को बोलेंगे धन आयन। क्या बोलेंगे? और माइनस वाले को बोलेंगे ठीक है। कहने का मतलब अब क्या होता है धनायन और क्या होता है ऋणायन, समझेंगे थोड़ा। यह परमाणु के समूह पर यह हटा दीजिए, किसी परमाणु या परमाणु के समूह पर
धन आवेश उत्पन्न होता है। धन आवेश उत्पन्न होता है। किसी परमाणु उत्पन्न होता है उसे धनायन कहते हैं। पहला बात, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है या धातु पर उत्पन्न होता है, या धातु पर उत्पन्न होता है। पहला मैंने क्या लिखा? परमाणु। यह परमाणु या परमाणु के समूह पर जो धन आवेश उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? धनायन कहेंगे। या इलेक्ट्रॉन का त्याग के बाद बनेगा, या धातु पर ही उत्पन्न होगा। जो भी धातु रहेंगे, अगर कोई बच्चा बोले कि हमको धातु पहचानने नहीं आता है, तो किसी भी नाम के अंत में, किसी भी नाम के अंत में अगर तुमको बेटा EUM लगा रहे तो वो समझना धातु है। अपवाद में हीलियम में लगा हुआ है, लेकिन हीलियम अधातु है। ठीक है, अब देखिए यह धातु पर उत्पन्न होता है, समझिएगा अच्छे से। यह सोडियम है, ठीक है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन का क्या किया? त्याग किया और Na+ बना दिया। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पढ़े होंगे कोई बच्चा, हम बाद में आप लोगों को बताएंगे, जस्ट इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1 होता है। और जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो इसका यहाँ पे कितना हो गया? 8 हो गया। देखो इसकी 72 कक्षा में बेटा सर्किल कर रहे हैं, आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। और मैंने कहा था कि जिस परमाणु के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो अस्थाई परमाणु होता है। अस्थाई परमाणु ये Na+ है अस्थाई परमाणु, क्योंकि इसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यह आपका अस्थाई परमाणु नहीं है। ठीक है, एक बात और, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा नोटिस करेंगे। धनायन कौन बनाएगा? धनायन बनाने का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जिसके 72 कक्षा में आपको 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जिसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3। यहाँ 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। ये आपको हमेशा धनायन का निर्माण करेगा। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता तो भी यह धनायन का निर्माण करता। अगर इसके 72 कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता तो भी यह धनायन का निर्माण करता। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए अब इसको आइए ऋणायन को समझने के लिए। ठीक है, ये देखिए किसी परमाणु या परमाणु के समूह पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणायन कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ग्रहण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। यह धातु पर उत्पन्न होता है, तो ये अधातु पर उत्पन्न होता है। यह अधातु पर
उत्पन्न ठीक है। कहता है कैसे पहचानेंगे कि अधातु है, तो देखना बेटा, किसी के तत्व के 72 कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 रहा तो यह हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहा तो वह हमेशा ऋणायन का निर्माण करेगा। अगर 72 कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहा तो वो धनायन का निर्माण करेगा। 72 कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहा तो वो ऋणायन का निर्माण करेगा। अब देखो इसको छोड़ देंगे तो बाकी सब हमको अधातु दिखेगा। जहाँ हमको ईएम, आईएम और ईएम लगा हुआ नहीं रहे वो हमारा अधातु होगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमको कहीं पर जिंक सुनने को मिल जाए, निकेल सुनने को मिल जाए और कोबाल्ट सुनने को मिले, ये तीनों भी तुम्हारा क्या है, धातु है। ये तीनों भी क्या है, तुम्हारा धातु है। ठीक है, इसके बाद कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे नाइट्रोजन नहीं लगा हुआ है, दैट इज अधातु। ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है, दैट इज अधातु। तो लेते हैं हम नाइट्रोजन को ही ले लेते हैं। एन यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ एन है यानी सोडियम है। तत्व को पहचानना भी सीखिए आप लोग। अगर जो बच्चे नहीं तत्व को पहचानना जानते हैं तो अच्छी बात नहीं है। तत्व को पहचानने के लिए भी आप लोगों को सीखना होगा। हमने तो आपको संकेत बताएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होता है 2 और 5 होता है। हाँ, तो नाइट्रोजन जो है वो क्या है, अधातु है। तो नाइट्रोजन के 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सीखना होगा। हम आपको सिखाएंगे, एक करके बताएंगे ना। अभी हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, फिर आगे हम आपको ये बताएंगे। ये जान लीजिए आप सभी बच्चे, एक बात आप सुन लीजिए मेरी बातें। आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको नोट्स, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये सभी चीज़ आपको मिलेगा मेरे माध्यम से। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहें, एक एक चीज़ पढ़ें। जो हम आपको बताते जा रहे हैं कोशिश करें कि जो हम आपको बता रहे हैं उसे अच्छे समझने की कोशिश करें। जो नहीं आपको भी बताए हैं उसके बारे में चर्चा परिचर्चा बिल्कुल मत करिएगा। सर मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता, सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक साथ, आज तो नहीं कि एक साथ शुरू किया सब बोलते चला जाएंगे, मैं आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो हमें तो पढ़ाना है, तो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। टू बी स्टडीज सेफ होम एंड अपने हेल्थ को भी सेफ करके चलना है। चलिए, तो नाइट्रोजन एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 7 होती है। जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 7। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीखे होंगे 10th क्लास में, 2 और 5। बेटा हम 8 इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यह अस्थाई परमाणु नहीं है। कैसा है, अस्थाई परमाणु है। तो क्या करेगा, ये अस्थाई करेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा कि 8 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 8 होगा। तो मैं यहाँ 3 लिख दूं। और ये इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ये क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो चार्ज कैसा आएगा, ऋणायन यानी निगेटिव, धनायन यानी पॉजिटिव। ये सब बातें हम बता दे रहे हैं, आपको याद रखना होगा। तो नाइट्रोजन पे 3 गो माइनस चार्ज आएगा। आया समझ में। तो नाइट्रोजन पे 3 गो माइनस चार्ज आ गया, दैट इज ऋणायन का निर्माण हो गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, तुम खुद बोलो। अस्थाई से अस्थाई परमाणु बन गया। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे आज के इस वीडियो लेक्चर में छोटे छोटे चीज़ मैंने आपको बोला था कि मैं कल बताऊंगा। परमाणु क्या होता है अच्छी तरह से समझे, आयन क्या होता है, परमाणु को हम कैसे में आयन बदलें, और यानी डैट इज हम अस्थाई परमाणु से अस्थाई परमाणु आने का मेरा माध्यम क्या है, आयन का बनना। और आयन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। त्याग धनायन, ग्रहण ऋणायन। कौन त्याग करेगा, जिसके भातम कक्षा में 1, 2, 3 होगा। कौन ग्रहण करेगा, जिसके भातम कक्षा में 4, 5, 6, 7 होगा। या अधातु होगा या अधातु होगा, या धातु होगा या अधातु होगा। धातु कैसे पहचानेंगे, जिसके तस लास्ट में ईएम, आईएम और ईएम लगा रहे वो धातु है। लेकिन हीलियम क्या है, अधातु है। आया समझ में, बहुत अच्छी बात।
जिंक निकेल कोबाल्ट कुछ नहीं लगा हुआ है, ईएम आईएम नहीं लगा हुआ है, लेकिन माइंड में याद रखना बेटा यह धातु है। बाकी कोई तुमको आ जाए तुम्हारे सामने, कोई भिड़ जाए, फास्फोरस अधातु, आर्सेनिक अधातु, क्लियर है, कार्बन अधातु, नाइट्रोजन अधातु, फ्लोरीन अधातु, क्लोरीन अधातु, ब्रोमीन अधातु, आयोडीन अधातु। मेरे ख्याल से धातु धातु पहचानने के लिए तरीका आप सीख गए होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में और आयन बनाना भी आप सीख गए होंगे। कल के क्लास में हम आप कन्वर्ट करेंगे, आपको 3 चीज़ पहले कल की क्लास में बताएंगे। संकेत, संकेत से उभरेंगे, परमाणु संख्या पे आएंगे, परमाणु संख्या खत्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। इतनी बातें आपको धीरे धीरे हम बताने लगेंगे, फिर हम कंपाउंड फॉर्मेशन पे आएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर आपको यहीं तक रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।